हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, सप्लाई, डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमने ऑलरेडी सप्लाई और डिमांड को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों वे में देख लिया। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कैसे हमारी पूरी ओवरऑल मार्केट के आउटकम को अफेक्ट करती है बाय यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड। इसमें लिखा है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमारी सोसाइटी में दो तरीके के रोल को प्ले करते हैं। एक करते हैं एज अ साइंटिस्ट और दूसरा करते हैं एज अ पॉलिसी एडवाइजर। हमने ऑलरेडी एज अ साइंटिस्ट देखा हुआ है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उससे थ्योरी डेवलप करते हैं और वेरिफिकेशन के लिए अपनी थ्योरीज का टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि एज अ साइंटिस्ट वो डेवलप करते हैं और टेस्ट करते हैं अपनी थ्योरीज को और फिर उन्हीं थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं वर्ल्ड में। अब एज अ पॉलिसी एडवाइजर वो इन्हीं थ्योरीज को यूज करते हैं वर्ल्ड में बेटर चेंजेस लाने के लिए। अब अपने लास्ट 2 चैप्टर्स जो हमने इससे पहले कवर किए हैं उसमें हमारा फोकस एज अ साइंटिस्ट ही था। हमने देखा थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को। हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई कैसे एक गुड के प्राइस और उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करती है। हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई और डिमांड को शिफ्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में भी चेंजेस आते हैं। अब इस चैप्टर में हम पॉलिसीज के बारे में देखेंगे। हम एनालाइज करेंगे गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज बाय यूजिंग द टूल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज की तो हम पहले देखेंगे डायरेक्टली कंट्रोल प्राइस। इसको अगर अब हम सब डिवाइड करें तो इसमें हम एक देखेंगे रेंट कंट्रोल लॉ एंड मिनिमम वेजेस। सेकंड हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। डायरेक्टली कंट्रोल प्राइस में हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट लीगल मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस सेट कर देती है बायर और सेलर के इंटरेस्ट को देखकर। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस में हम देखेंगे कि जब गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेस को इम्पोज कर देती है तो उसका जो बर्डन है वो कौन बियर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस। मान लो हमने एक गुड लिया आइसक्रीम। अब ये जो आइसक्रीम है ये सोल्ड हो रही है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में या फिर एक फ्री मार्केट में हम बोल सकते हैं। हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा हुआ है कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसका क्या मतलब होता है कि उसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो इसमें हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट की। अब इसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है तो इसमें हमारा जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारा जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और हमारी सप्लाई जो है वो डिमांड के इक्वल हो जाती है। अब अगर हमारा प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है और वो सप्लाई और डिमांड को बैलेंस कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में होता क्या था, हमारा जो प्राइस होता था वो इक्विलिब्रियम प्राइस के इक्वल हो जाता था और उस प्राइस पर हमारी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो इक्वल हो जाती थी क्वांटिटी सप्लाई के। अब जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर आइसक्रीम है वो क्या शो करती है कि जो बायर्स हैं वो कितनी आइसक्रीम की क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं, और क्वांटिटी सप्लाई फॉर आइसक्रीम क्या शो करती है कि कितनी क्वांटिटी सेलर आइसक्रीम की बेचना चाहते हैं। तो जब भी हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के इक्वल हो जाता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो जाती है। मतलब कि जितना बायर्स उस क्वांटिटी को खरीदना चाहता है उतना ही सेलर उस क्वांटिटी को बेचना चाहता है। तो ये तो रही हमारी फ्री मार्केट की बात जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था। हमारा जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता था और वो बैलेंस कर देता था सप्लाई एंड डिमांड को। दैट मीन्स कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते थे। अब नाउ लेट सपोज कि हमने जो मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हमने लेट कर लिया कि वो 3 है। अब इस 3 रुपीस पर कुछ लोग खुश भी होंगे और कुछ लोग दुखी भी होंगे। अगर हम बात करें बायर्स की तो जो बायर हैप्पी है
तो उसका क्या मतलब होगा, हैप्पी क्यों होगा बायर? हो सकता है कि जो ये 3 रुपीज़ है इसको वो ईजिली अफोर्ड कर पाए, खरीद पाए ईजिली, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो बायर इस रुपीज़ पर अनहैप्पी होगा तो उसका रीज़न हो सकता है कि उस प्राइस पर वो जो बायर है वो अफोर्ड उसको ना कर पाए, उसके लिए वो अनअफोर्डेबल हो। अगर अब हम सेलर्स की बात करें तो हो सकता है कुछ सेलर इस पॉइंट पर, इस प्राइस पर हैप्पी हो। अब हैप्पी कब होंगे? जब हो सकता है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग रही हो और इस प्राइस पे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। और हो सकता है इस प्राइस पे कुछ सेलर्स हमारे अनहैप्पी हो। अगर वो अनहैप्पी है दैट मीन्स कि इस प्राइस पर हो सकता है कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा हो और वो कम अर्न कर रहे हो प्रॉफिट को, तो इसमें उनकी हो सकता है कि जो अर्निंग है वो लेस हो। अगर हम बात करें अनहैप्पी सेलर की तो वो लेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है इसलिए वो अनहैप्पी है इस पर्टिकुलर प्राइस पर। हो सकता है कि अगर हम प्राइस को अपने इंक्रीज कर दें, प्राइस को मोर देन 3 कर दें तो वो हैप्पी हो सकता है। मतलब कि 3 प्राइस पर तो वो खुश नहीं है, बट 3 से ज़्यादा अगर हम करेंगे कुछ भी तो वो हो सकता है कि वो हैप्पी हो। अब अगर हम प्राइस को 3 से ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है कि जो 3 प्राइस पर ये बायर हैप्पी है, जो इसको अफोर्ड कर पा रहा है, वो प्राइस इंक्रीज होने पर उसको अफोर्ड ना कर पाए और वो अनहैप्पी हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें सेलर को अनहैप्पी से हैप्पी करना है तो हो सकता है कि जो हमारा बायर है वो खुश ना हो। सिमिलरली अगर हम अनहैप्पी बायर की बात करें तो इस केस में वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, 3 प्राइस पर वो आइसक्रीम को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो अनहैप्पी है। अब वो खुश कैसे होगा? जब वो उस आइसक्रीम को वो खरीद पाए। खरीद तब पाएगा जब उसका प्राइस 3 से कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस अनहैप्पी बायर को हैप्पी करने के चक्कर में जब हम प्राइस कम करें तो जो ये हैप्पी सेलर है इसका प्रॉफिट कम हो जाए, क्योंकि इस 3 रुपए पे तो इसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो हो सकता है ये लेस प्रॉफिट अर्न करके अनहैप्पी हो जाए। तो हमें हमेशा इन दोनों ग्रुप्स में, बायर्स और सेलर्स के इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट फेस करनी पड़ती है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। हमारा जो बायर है वो हमेशा चाहेगा कि वो कम प्राइस पे करे और हमारा जो सेलर है वो हमेशा चाहेगा कि जो प्राइस है वो हाई हो। तो इन दोनों ग्रुप्स के, बायर्स के और सेलर्स के, इन दोनों ग्रुप्स के हम देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग है। बायर्स जो है वो हमेशा चाहेगा कि वो लो प्राइस पे करे और जो सेलर है वो हमेशा चाहेगा कि वो हाई प्राइस चार्ज करे। तो इन दोनों ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये दोनों ग्रुप्स आपस में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं, एक डिसएग्रीमेंट को फेस करते हैं। अब इन दोनों के इंटरेस्ट को देखकर गवर्नमेंट क्या करती है उसे देखते हैं। अगर गवर्नमेंट बायर का इंटरेस्ट देखती है तो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर देती है मैक्सिमम लीगल प्राइस। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो एक मैक्सिमम प्राइस को सेट कर देती है और किसी को भी अलाउड नहीं होता कि वो उससे ज्यादा हाई प्राइस को चार्ज करे। इस प्राइस को हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। नाउ अब अगर गवर्नमेंट सेलर का इंटरेस्ट देखती है तो इस केस में जो गवर्नमेंट है वो लीगल मिनिमम प्राइस लगा देती है और किसी को भी अलाउड नहीं होता कि वो इस प्राइस से कम प्राइस चार्ज करे। इस प्राइस को हम बोलते हैं प्राइस फ्लोर। नाउ आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइस सीलिंग की बात करेंगे और इसके ऊपर की 2 केस स्टडीज को समझेंगे। अब आगे देखते हैं। प्राइस सीलिंग में हमने अभी देखा कि जो गवर्नमेंट है वो लीगल मैक्सिमम प्राइस लगा देती है और किसी को भी अलाउड नहीं होता कि वो उससे ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करे। नाउ लेट्स सपोज कि अभी हम फ्री मार्केट में, जहां भी गवर्नमेंट ने अभी अपना कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं इम्पोज किया, तो मान लो ये हमारा कर्व है, ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई, ये हमारी ऑटोमेटिकली प्राइस और क्वांटिटी एडजस्ट हो गए, ये हमारा
इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी सप्लाई और डिमांड मीट कर रही है, यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इससे सब लोग सेटिस्फाई नहीं है। मान लो गवर्नमेंट ने हमारे बायर्स का इंटरेस्ट देखा और उसने मैक्सिमम प्राइस जो है वो इम्पोज कर दिया, क्योंकि प्राइस सीलिंग में हम मैक्सिमम प्राइस की बात करते हैं। तो मान लो गवर्नमेंट ने बायर्स का इंटरेस्ट देखा और उन्होंने मैक्सिमम प्राइस का जो लॉ है वो इम्पोज कर दिया। तो इस केस में जो गवर्नमेंट है वो अपना मैक्सिमम प्राइस कहीं पे भी लगा सकती है। अगर लेट सपोज कि गवर्नमेंट लगाती है यहाँ पे अपना मैक्सिमम प्राइस कि इससे ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं करेगा, गवर्नमेंट ने जो ये प्राइस लगाया है तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइस सीलिंग। अब हमारा प्राइस तो इस केस में ऑलरेडी इससे कम है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब भी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा प्राइस ऑफ सीलिंग से, तो उस केस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस केस को हम बोलते हैं नॉट बाइंडिंग। हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट बोल रहा है कि इससे ऊपर किसी को चार्ज नहीं करना, तो हमारा तो ऑलरेडी इससे कम है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाउ लेट सपोज अगर हम केस 2 देखें, ये हमारा कर्व हो गया, यहाँ पे अगेन हमारी ये सप्लाई हो गई, ये हमारी डाउनवर्ड डिमांड हो गई, ये हमारी एडजस्टेड प्राइस और क्वांटिटी हो गई, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। नाउ लेट सपोज कि इस केस में जो गवर्नमेंट है वो अपनी प्राइस ऑफ सीलिंग यहाँ पे लगा देती है, ये हमारा प्राइस ऑफ सीलिंग हो गया। इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो प्राइस ऑफ सीलिंग से ज़्यादा है। पहले वाले केस में जब प्राइस ऑफ सीलिंग यहाँ पे लगा दिया था गवर्नमेंट ने, तो हम देख सकते थे कि मैक्सिमम प्राइस तो हमें इतना चार्ज करना है, बट हमारा ऑलरेडी इक्विलिब्रियम प्राइस इतना कम था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट इस केस में हम देख सकते हैं कि हमें वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम प्राइस तुम्हें इतना चार्ज करना है और जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इससे ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इस केस में हम अपने इक्विलिब्रियम प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते। तो इस केस में जब भी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस ज़्यादा होगा प्राइस ऑफ सीलिंग से, तो इस केस को हम बोलते हैं बाइंडिंग। नाउ इस केस में हम इक्विलिब्रियम प्राइस तो चार्ज नहीं कर सकते, तो हम जो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकता है सेलर वो सिर्फ ये है, इससे बिलो चार्ज तो करेगा नहीं क्योंकि फायदा नहीं है, तो मैक्सिमम चार्ज करेगा वो, और मैक्सिमम जो है वो प्राइस सीलिंग का प्राइस है। तो अगर लेट सपोज कि वो प्राइस सीलिंग का प्राइस चार्ज करता है, तो हमें जो ये इंटरसेक्शन है दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व पे, तो जो ये वाला इंटरसेक्शन है ये क्या शो करता है कि इतने लोग इतना यहाँ तक जो बायर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, और जो हमारा सप्लाई कर्व पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये क्या शो कर रहा है कि इतने यहाँ तक इतने जो सेलर्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस केस में देख सकते हैं कि जो हमारे बायर्स हैं वो तो इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो सेलर है वो अपनी सप्लाई सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं। इस केस में जो हमारी सप्लाई है वो कम है और जो बायर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जितना भी ये जो गैप बचा ये हमारा शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज इसलिए हुआ क्योंकि इस केस में हमारी जो सप्लाई है वो कम है डिमांड से। अब शॉर्टेज की वजह से हुआ क्या उसे देखते हैं आगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमारे मार्केट के आउटकम पर क्या इफेक्ट हुआ कि जो हमारी आइसक्रीम थी उसकी शॉर्टेज हो गई। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल थी, मान लो सप्लाई थी हमारी 10 यूनिट ऑफ आइसक्रीम की, तो हमारी डिमांड भी थी, जो बायर डिमांड कर रहे थे वो 10 यूनिट्स की कर रहे थे, जितनी सप्लाई थी उतनी लोग डिमांड कर रहे थे, कुछ भी ना तो बच रहा था और कुछ भी ना तो शॉर्टेज हो रही थी। इस केस में मान लो हमारा जो प्राइस है वो 3 था। अब जैसे ही हमने अपना प्राइस 3 से 2 कर दिया तो ऑफकोर्स जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई सप्लाई से। अब कुछ बायर्स जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे 3 रुपये पर आइसक्रीम, वो अब 2 रुपये पे कर पा रहे हैं, तो हमारी डिमांड तो इंक्रीज हो गई, मान लो वो हो गई 10 से 20,
और जो सेलर्स हैं उनका तो घाटा हो गया ना। उनको पहले एक आइसक्रीम के 3 रुपए मिल रहे थे, अब उन्हें एक आइसक्रीम के 2 रुपए मिल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सप्लाई कम कर दी और मान लो उन्होंने अपनी सप्लाई कम करके कर दी 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। तो अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि जो 10 लोग पहले हाई प्राइस पर भी डिमांड कर रहे थे, हाई प्राइस पे भी आइसक्रीम खरीदना चाह रहे थे, वो इस केस में खरीद भी नहीं पा रहे, क्योंकि उन 10 में से सिर्फ 5 ही लोगों को आइसक्रीम मिल सकती है। अगर हम इसको इन वर्ड्स देखें, कुछ लोग जो आइसक्रीम को खरीदना चाह रहे थे गोइंग प्राइस पे भी, वो भी इस केस में आइसक्रीम को नहीं खरीद पा रहे। ये 10 लोग हाई प्राइस पे भी आइसक्रीम को खरीद रहे थे पहले, बट इस केस में ये लोग नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो 5 ही है और यहाँ पे जो बायर्स डिमांड कर रहे हैं वो 10 हैं। तो इस केस में ये 10 बायर जो पहले हाई प्राइस पे भी खरीदना चाह रहे थे वो भी नहीं खरीद पा रहे, और इन 20 में से भी सिर्फ किसी 5 ही बायर्स को आइसक्रीम मिलेगी। नाउ अब अगर हमारी आइसक्रीम की शॉर्टेज हो रही है तो बहुत सारे बायर्स उसको खरीदने के लिए आएंगे और उनको लॉन्ग लाइंस में वेट करना पड़ेगा। अब इसमें 2 चीज हो रही है, एक तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, लंबी लंबी लाइंस में लगने से उनका एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि लंबी लंबी लाइन में वेट करके भी उनकी बारी ना आए और उससे पहले ही हमारी जो आइसक्रीम है जिसकी शॉर्टेज है वो खत्म हो जाए। तो ये तो हो गई बायर्स की बात। बायर को आइसक्रीम को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ेगा। अगर शॉर्टेज की वजह से हम सेलर का बिहेवियर देखें तो सेलर क्या करेगा कि हो सकता है सेलर उसको बायसली बेचे। सेलर बायस्ड कैसे होगा कि हो सकता है कि वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव को प्रायोरिटाइज करे पहले आइसक्रीम बेचना रेदर देन किसी अननोन को, या फिर हो सकता है कि उन अननोन बायर्स में भी वो रेसिज्म करे। तो हमारी जो लॉन्ग लाइंस वाली सिचुएशन है वो काफ़ी इनएफिशिएंट है, क्योंकि उसमें लोगों का टाइम वेस्ट होता है और हो सकता है कि उनको इतनी लॉन्ग लाइंस में टाइम वेस्ट करने के बाद भी आइसक्रीम ना मिले। और अगर हम देखें अपना सेकंड पॉइंट जिसमें हमारा सेलर बायस्ड है, तो वो सिचुएशन भी हमारी काफ़ी इनएफिशिएंट है, क्योंकि जो उसमें हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं उनको आइसक्रीम नहीं मिल रही है। और दूसरी बात कि ये सिचुएशन हमारी काफ़ी अनफेयर है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो जब भी हमारी गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्राइस बाइंडिंग को, बाइंडिंग प्राइस मतलब कि जब हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा होता है प्राइस ऑफ सीलिंग से, तो जब भी गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्राइस बाइंडिंग फ्री मार्केट में जहां पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, तो वहां पे हमारे गुड्स की, वहां पे हमारे आइसक्रीम की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस केस में हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ जाती है। और सेलर को इस केस में राशन रखना चाहिए अपने शॉर्टेज ऑफ गुड्स का, क्योंकि इस केस में हमारे लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स रह जाते हैं उस गुड को खरीदने से। अगर हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट के इस लॉ को इम्पोज करने से हमारी ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो हमारी जो गुड्स हैं उनकी शॉर्टेज हो गई, और जो हमारा ये लॉन्ग लाइंस वाला और जो ये सेलर्स बायस्ड वाला था तरीका, ये काफ़ी इनएफिशिएंट और अनफेयर पाया गया। हम बोल सकते हैं कि इस केस में हमारा जो राशनिंग मैकेनिज्म था वो काफ़ी इनएफिशिएंट था और अनफेयर था। लेकिन अगर हम बात करें फ्री मार्केट की, जहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और वहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो हमारी क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड को डिटरमाइन करता है, मतलब कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड होती है, यहाँ पे हमारा प्राइस होता है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा जो राशनिंग मैकेनिज्म होता है वो एफिशिएंट भी होता है और वो इम्पर्सनल भी होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहाँ पे हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल है, इस पॉइंट पे जो हमारा मार्केट प्राइस है, जिस भी बायर को इस मार्केट प्राइस को पे करके आइसक्रीम लेनी है उसको आइसक्रीम मिल जाती है। तो इस केस में हमारा जो राशनिंग मैकेनिज्म है वो एफिशिएंट और इम्पर्सनल है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्टेज ऑफ आइसक्रीम वाले केस की, तो वहाँ पे हमारा राशनिंग मैकेनिज्म इनएफिशिएंट और अनफेयर था। तो ये था हमारा पूरा प्राइस सीलिंग। अब आगे हम इसकी 2 केस स्टडीज को समझेंगे।
आगे देखते हैं। अच्छा, जो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी है, ये हमारी लास्ट चैप्टर की एक केस स्टडी से थोड़ी सी लिंक्ड है, जो हमने पढ़ी थी ओपीईसी के ऊपर। अगर हम यहाँ पे बात करें अगेन ओपीईसी की, तो हमारी 1970 में जो कंट्रीज ऑयल और पेट्रोलियम को प्रोवाइड करती थी वर्ल्ड वाइड, वो टोटल 5 कंट्रीज थी, और उन्होंने आपस में मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अब उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इन 5 कंट्रीज ने आपस में प्लान करा कि हम अपने इनकम को इंक्रीज करेंगे। इनकम को इंक्रीज करेंगे मतलब कि हमारे प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी। तो प्राइस तो खुद से इंक्रीज होगा नहीं, तो इन सब ने ओवरऑल डिसाइड करा कि ये अपनी सप्लाई को कम कर देंगे ऑयल और पेट्रोल की, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जो प्राइस है ऑयल और पेट्रोल का वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ऑयल और पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो इस एग्जाम्पल में इसका रेफरेंस ये है कि हमारा जो क्रूड ऑयल था उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया था। नाउ इस एग्जाम्पल में बात करी हुई है कि जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हमारा मेजर इनपुट है, किसको बनाने के लिए? गैसोलीन को बनाने के लिए, टू मेक गैसोलीन। अब अगर हमारा इनपुट का प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज हो गया, इनपुट का प्राइस इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि हमारी गैसोलीन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अब गैसोलीन की सप्लाई कम हो गई तो अगेन उनको लंबी लाइंस में वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी केस स्टडी का नाम इसीलिए यही था कि लाइंस एट द गैस पंप्स। अब इस पूरी केस स्टडी में मान लो गवर्नमेंट जो है अगेन हमारा लीगल मैक्सिमम प्राइस लगा देती है, तो क्या होता है उसको समझते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमारे 2 केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमने ये कर्व बना दिया, यहाँ पे एक हमने ये कर्व बना दिया। ये हमारा हो गया सप्लाई और डिमांड, ये हमारी हो गई प्राइस और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारा हो गया सप्लाई और डिमांड, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हो गई। अगर हम अपना केस 1 देखें, नॉट बाइंडिंग, मतलब कि इस केस में जो हमारा प्राइस सीलिंग है वो ज़्यादा होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से। यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या शो करता है? वो शो करता है प्राइस ऑफ गैसोलीन को, तो हमने यहाँ पे ये पीजी लिख दिया। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब कि प्राइस ऑफ गैसोलीन। तो हमारा जब मार्केट में खुद ही से प्राइस ऑफ गैसोलीन आ गया और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने इम्पोज करा प्राइस सीलिंग, तो वो हमारा प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम से ज़्यादा था, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमारा जो प्राइस ऑफ सीलिंग है वो यहाँ पे है, ऑलरेडी मैक्सिमम प्राइस ऊपर है और हम मैक्सिमम प्राइस से कम ही चार्ज कर रहे हैं, तो इस केस में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अपना केस 2 देखें, केस 2 बाइंडिंग, इस केस में हमारी जो प्राइस सीलिंग है वो कम होती है इक्विलिब्रियम प्राइस से। इस केस में हम एक और चीज देखेंगे कि हमारा जो ये केस है ये हमारा आफ्टर प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज होने वाला है। तो मतलब कि अगर हमारा इनपुट का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो मतलब कि हमारी जो सप्लाई है वो इस केस में कम हो रही थी, सप्लाई कम हो रही थी, तो मतलब कि वो यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ये हमने अपनी सप्लाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया S1 पे, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया और ये हमारी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब इस केस में केस 2 में हमारा बाइंडिंग प्राइस होता है, मतलब कि हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ज़्यादा होगा प्राइस ऑफ सीलिंग से। तो इस केस में हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस हम लेंगे वो न्यू वाला लेंगे, तो हमें इसको ज़्यादा दिखाना है तो हम प्राइस ऑफ सीलिंग को इससे कम ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया यहाँ पे। इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो डिमांड पर टच हो रहा है कर्व वो यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट पे, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर इतनी जो बायर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं गैसोलीन की। अगर हम सप्लाई देखें तो इस केस में यहाँ पे जहाँ ये न्यू सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट हो रही है, इतने सेलर्स सप्लाई कर रहे हैं गैसोलीन की, और जो इसके बीच का ये एरिया बचा ये क्या शो कर रहा है? ये हमारी शॉर्टेज को शो कर रहा है
गैसोलीन की। तो ये थी हमारी फर्स्ट केस स्टडी जहां पे हमने लीगल मैक्सिमम प्राइस को प्रैक्टिकली देखा। अब अपनी सेकंड केस स्टडी को देखते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी सेकंड केस स्टडी की, प्राइस कंट्रोल की, तो इसमें गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगा दिया रेंट्स पर। मतलब कि गवर्नमेंट ने लीगल मैक्सिमम प्राइस लगा दिया। दैट मीन्स कि इस प्राइस से अबव जो है लैंडलॉर्ड चार्ज नहीं कर सकते अपने टेनेंट से। टेनेंट्स मतलब कि रेंटर्स। रेंटर्स क्या होते हैं कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसके लैंड पे जो लोग रेंट पर रहते हैं उसको रेंटर्स बोलते हैं, और उसी को ही हम टेनेंट्स बोलते हैं। तो जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट से, वो रेंटर से मैक्सिमम लीगल प्राइस के अबव चार्ज नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते और वो बोलते हैं कि ये काफ़ी इनएफिशिएंट वे है एक पुअर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि ये एक बेस्ट वे है एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने की अदर देन बमिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी को। रेंट कंट्रोल को हम स्टडी करेंगे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। अगर हम बात करें शॉर्ट रन की तो उसमें जो हमारी डिमांड है और जो हमारी सप्लाई है किस चीज़ की, अपार्टमेंट्स की, वो दोनों ही इनइलास्टिक होती है। अगर हम बात करें रीज़न की कि हमारी डिमांड इनइलास्टिक क्यों होती है अपार्टमेंट को लेके शॉर्ट रन में, तो उसका रीज़न ये है कि लेट सपोज मान लो हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया तो मतलब कि हमारा रेंट भी इंक्रीज हो गया। बट इन शॉर्ट रन लोग जो हैं वो अपनी डिमांड को, वो अपार्टमेंट की डिमांड को चेंज नहीं करते, क्योंकि अपार्टमेंट को अगर हमारा रेंट इंक्रीज हो गया और हमें अपने अपार्टमेंट को स्विच करना है तो लोग स्विच नहीं करते, क्योंकि हमें एक और नया अपार्टमेंट ढूंढने में, नया घर ढूंढने में शॉर्ट रन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें काफ़ी ज़्यादा झंझटें, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो शॉर्ट रन में हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। प्राइस के चेंज होने से हमारी अपार्टमेंट की डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन इन लॉन्ग रन हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है। लोग लॉन्ग रन में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो अपनी अपार्टमेंट्स की डिमांड को चेंज करें अगर उसका प्राइस चेंज होता है तो। अगर हम बात करें सप्लाई की कि सप्लाई इनइलास्टिक क्यों है, क्योंकि शॉर्ट रन में अगेन हमारे जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं वो फिक्स्ड होते हैं और हम उसको ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की तो अगेन इसमें हमारी सप्लाई फॉर अपार्टमेंट जो है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि ऑफकोर्स इन लॉन्ग रन हम ज़्यादा हाउसेज को बना सकते हैं, अपने अपार्टमेंट्स को और एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को, शॉर्ट रन को और लॉन्ग रन को विद डायग्राम देखें तो उसे देखते हैं आगे। ये हमारा शॉर्ट रन है, ये हमारा लॉन्ग रन है। अगर हम बात करें शॉर्ट रन की तो ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, नंबर ऑफ अपार्टमेंट शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं, तो हमने अपनी सप्लाई को वर्टिकल ले लिया। ये हमारी सप्लाई हो गई। वर्टिकल सप्लाई का क्या मतलब हुआ कि हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी जो सप्लाई है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को एक्सपेंड नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, वो बिल्कुल ही फिक्स्ड है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें अपनी डिमांड की तो वो इनइलास्टिक है, मतलब उसको हम ऐसे बना देते हैं आई की तरह थोड़ा। ये हमारा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारा रेंट हो गया। अब अगर हम बात करें लॉन्ग रन की तो इसमें हमारे दोनों कर्व इलास्टिक हैं, तो वो दोनों फ्लैटर होंगे। ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई, ये यहाँ पे हमारा रेंट हो गया और ये हमारी क्वांटिटी ऑफ अपार्टमेंट हो गई। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया क्यू। अब इस केस स्टडी में हमारी प्राइस सीलिंग इम्पोज हो रही थी, मतलब कि हमारा मैक्सिमम प्राइस इम्पोज हो रहा था। तो इस दोनों केसेस में हम अपना बाइंडिंग वाला केस देखेंगे, मतलब कि जब हमारा जो प्राइस सीलिंग है वो कम होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से। तो हमारा यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हमने रेंट लिया हुआ है।
अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, तो यहाँ पे हमने अपना प्राइस सीलिंग ले लिया, यहाँ पे हमारी ये डिमांड पे टच कर रहा है, तो इतने लोग यहाँ पे, इतने बायर्स डिमांड कर रहे हैं अपार्टमेंट्स की, और यहाँ पे जहाँ पे वो सप्लाई पे टच हुआ है, इतने सेलर्स सप्लाई करना चाहते हैं अपार्टमेंट्स की, और जो इन दोनों के बीच का ये गैप है, ये हमारा शॉर्टेज को शो करता है। सिमिलरली अगर हम अपना केस 2 देखें, लॉन्ग रन का देखें, तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे ले लिया प्राइस सीलिंग, ये हमारी यहाँ पे डिमांड पे टच कर रहा है, तो इतने बायर्स डिमांड कर रहे हैं अपार्टमेंट की, यहाँ पे ये सप्लाई पे टच कर रहा है, तो इतने सेलर सप्लाई करना चाहते हैं अपार्टमेंट की। अगेन जो इन दोनों के बीच का गैप है, ये हमारी शॉर्टेज को शो करता है अपार्टमेंट की। अब अगर हम बात करें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की, तो हम देख सकते हैं कि हमारे शॉर्ट रन में जो शॉर्टेज है अपार्टमेंट्स का, वो इतना सा है बस, और लॉन्ग रन में हमारा जो शॉर्टेज है वो इतना ज़्यादा है। अब इस पॉलिसी से हमारे मार्केट फॉर आउटकम पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसे देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारी बिल्डिंग है, इस पे टोटल 8 अपार्टमेंट्स हैं, मतलब 8 सप्लाई बोल सकती हूँ मैं इसे, और जो यहाँ पे डिमांड है वो भी 8 है, मतलब कि यहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। ये हमारा केस हो गया फ्री मार्केट वाला, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, प्राइस जो है वो हमारी सप्लाई और डिमांड को डिटरमाइन करता है। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की, तो अगेन ये हमारी बिल्डिंग है। अब गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से हमारा रेंट कम हो गया, तो मैं ये ऊपर के 2 फ्लोर नहीं बेचना चाहती, नहीं चाहती कि इस पे कोई रेंटर रहे, तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है, यहाँ पे जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं वो 6 हो गए, 6 हमारी सप्लाई हो गई इस केस में, और डिमांड जो है वो रेंट के कम होने से ज़्यादा हो गई। मान लो इस बार 15 बायर्स जो हैं वो डिमांड करने लगे अपार्टमेंट्स की। ये हमारी रेंट कंट्रोल लॉ वाली सिचुएशन हो गई, जहाँ पे हमारी डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई से। नाउ अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करने से पहले अपनी चैप्टर 1 को रिकॉल करें, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था पीपल रिस्पॉन्स टू इंसेंटिव्स। तो इन दोनों केसेस में हम देखेंगे कि कैसे लोग इंसेंटिव्स पर रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे लैंडलॉर्ड इंसेंटिव पे रिस्पॉन्स करता है। अगर फ्री मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल है और प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो इस केस में हमारा जो प्राइस था वो हाई था, जो लैंडलॉर्ड चाहता था वही इसमें प्राइस था, हाई प्राइस था, मतलब कि हमारा रेंट भी हाई था इसमें। तो इस केस में जब लैंडलॉर्ड को हाई रेंट मिल रहा था, तो इस केस में लैंडलॉर्ड इंसेंटिव का रिस्पॉन्स करता था कि वो अपने अपार्टमेंट्स को क्लीन रखता था और अपने अपार्टमेंट्स को सेफ रखता था। नाउ अब अगर हम अपनी दूसरी सिचुएशन को देखें, जहाँ पे गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल लॉ लेकर आ गई, तो इसमें बायर्स को अगेन वेटिंग लिस्ट का वेट करना पड़ा, और जो सेलर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने अपना इंसेंटिव्स खो दिया। इंसेंटिव इसलिए खो दिया क्योंकि इस केस में जो लैंडलॉर्ड का रेंट है वो कम हो गया। अब इसके रिस्पॉन्स में लैंडलॉर्ड ने क्या करा, उन्होंने उनके जो अपार्टमेंट्स थे उनका मेंटेनेंस बंद कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना बंद कर दिया। तो जब हमारी फ्री मार्केट थी, तो जो लैंडलॉर्ड है उसको हाई रेंट मिलता था और वो अपने अपार्टमेंट्स को क्लीन रखता था, सेफ रखता था। लेकिन जैसे ही रेंट कंट्रोल लॉ आया, बायर्स को तो वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ा, लेकिन लैंडलॉर्ड का इस केस में रेंट जो है वो कम हो गया और उसने अपने इंसेंटिव्स को खो दिया। उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने अपने अपार्टमेंट को मेंटेन नहीं करा और ना ही उनको इम्प्रूव करने का सोचा। तो इन द एंड ऑफ द स्टोरी हुआ क्या,
जो हमारे टेनेंट्स थे या फिर जो हमारे रेंटर्स थे उनको तो लोअर रेंट पर अपार्टमेंट मिल गया, बट विद लोअर क्वालिटी। अगर हम बात करें लैंडलॉर्ड की तो हमें देखने को मिला अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ लैंडलॉर्ड। तो ये था हमारा प्राइस सीलिंग और उसके ऊपर 2 केस स्टडीज। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।